इतिहास में हम सबसे पहले राजवंशों पर नजर डालेंगे, क्योंकि राजस्थान का इतिहास इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम इसको पूर्णतः तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए, जो इन इंडिया लेवल पे भी आता है और जो राजस्थान लेवल के लिए तो तैयार होता ही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये था राजस्थान। राजस्थान में हम राजवंशों के बारे में डीपली और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके मैं आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा दूंगा और जो अपने टीचिंग ऐप पर भी अवेलेबल होंगे। सबसे पहले हम राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में जितने राजवंश हुए हैं उतने तो शायद इंडिया में कहीं हुए भी नहीं, इतने तो शायद इंडिया में हुए भी नहीं है। बहुत सारे हुए हैं, जैसे मेवाड़ रियासत है, यानी 21 तो हमारे रियासतें थी। हमारे इस क्षेत्र में 21 रियासतें थी और 21 रियासतों में बहुत सारे राजवंश हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, मतलब हर प्रकार का काम हुआ है। वैसे तो राजस्थान का इतिहास शुरू करते हैं तो शुरुआत से करना पड़ता है, जैसे कि जो सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं को पढ़ना पड़ता है। लेकिन सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है, अगर उसको शुरू में ही कर दिया जाए तो आगे पढ़ने का मजा है थोड़ा किरकिरा हो जाता है। बात मजे की यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपना काम है इसको याद करना, समझना। समझने के लिए सबसे पहले वो चीज तैयार की जाती है जो इसका बेस रखती है। तो अपना बेस हम तैयार करेंगे। देखो हमारा जो राजस्थान था वो पहले राजस्थान थोड़ी ना था, इसको बोला जाता राजपुताना। क्या बोला जाता था? राजपुताना। ये राजपुताना नाम दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा ये नाम दिया गया था। और अंग्रेजों ने क्या किया, इसको ये नाम कैसे दिया? अपने राजस्थान के अंदर जो जितने भी राजवंश थे लगभग वो थे राजपूती राजवंश थे। सबसे पहले राजपूती से पहले बना था राजपुत्र और जो होता था सामंत। राजपुत्र थे यानी राजा के पुत्र थे, और राजा के पुत्रों के पास जब सिंहासन आया तब ये क्षेत्र पूरा राजपूतों के अधीन हुआ था, यानी यहाँ पर सबसे पहले राजपूतों का आधिपत्य ही था। अब ये राजपूत क्या थे, अब जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की जो लैंग्वेज थी, वर्किंग जो लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में ये राजपुत्र से इसको लास्ट में जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना राजपूत, तो उसमें टी के आगे उन्होंने क्या लगा दिया? NA लगा दिया, यानी ये राजपुताना बन गया। और राजपूत यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर राजवंश था, इसलिए इसका नाम राजपुताना पड़ा। अब देखो इस राजपुताने की थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं, यानी कि इनका उदय कैसे हुआ। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। हम शुरुआत करेंगे चौहान वंश से। चौहान वंश एक ऐसा वंश था जिसने सबसे पहले दिल्ली पर आधिपत्य किया था। राजस्थान का ऐसा ये पहला वंश आता है जिसने दिल्ली पर मतलब आधिपत्य सबसे पहली बार किया था, पहले सबसे पहले किया था। हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश। चौहान राजवंश पढ़ेंगे, लेकिन चौहानों से पहले हम इनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे आए, कहां से आए। चौहान सबसे पहले तो देखो अलग अलग इतिहासकार इनके बारे में अलग अलग व्याख्यान करते हैं। एक ही उठा लेते हैं, सबसे बड़ा फेंकू चंद्रवरदाई। मैं ये बताऊंगा कि मैंने इसको सबसे बड़ा फेंकू क्यों कहा। ये चंद्रवरदाई है, इसने एक ग्रंथ लिखा, चौहानों में स्थायी पृथ्वीराज चौहान के काल में था। पृथ्वीराज रासो लिखा ओ टाबरो रासो लिखियो और सबसे बड़ो रासो लियो एक मायनो बेजम है की। बहुत ज्यादा लंबी लंबी इसने बातें की थी। अब देखो इस रासो के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ये चंद्रवरदाई लिखता है कि एक ऊंची पहाड़ी पर कोई ऋषि रहता था।
कोई वशिष्ठ ऋषि रहता था, उस ऋषि को क्या करती है, कोई तपस्या वगैरह जब भी करता था तो पास की उस पहाड़ी पर जो ये करता था तो यहां पर ये राक्षस लोग आते थे और कहते हैं कि इसकी तपस्या भंग कर देते थे। इसकी तपस्या ये भंग कर देते थे, उस तपस्या में लीन लीन ये अपना कार्य करता रहता था, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। इसने एक उपाय सोचा, इसने क्या किया, इसने अग्निकुंड बनाया। इसने अग्निकुंड बनाया और इसमें से 4 जातियों का निकाला। यानी चंद्रवरदाई है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार लिखता है या उसमें लिखता है कि इस वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन सिर्फ चौहानों की नहीं हुई है, इससे आगे और भी है। देखो इसने क्या किया, इसने हवन किया, कहते हैं ना हवन करेंगे, तो वो हवन किया और इसके अंदर से इसने 4 जातियां निकाली। कौन कौन सी, कंटिन्यू याद रखना, कंटिन्यू ही आएगी, कंटिन्यू ही पूछी जाती है। पहला है प्रतिहार, दूसरा है परमार, तीसरा है चालुक्य और चौथे है चौहान। चौथे हैं चौहान। हम आज पढ़ेंगे चौहान और अपने जो चौहान है वो थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये चौहानों की उत्पत्ति होगी किसके अनुसार, चंद्रवरदाई के अनुसार। किसके लिए मानी जाती है, वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ से मानी जाती है। यहां तक समझ में आया। अब चलो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसकी वंशावली पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। इसकी वंशावली क्या कहती है, इसकी वंशावली क्या कहती है। देखो फोन भी बीच में डिस्टर्ब करा करता वो कर। इसकी वंशावली क्या कहती है, देखो चौहान कैसे आए, कहाँ आए, क्या हुआ। यहाँ पर ये इनका आधिपत्य था राजस्थान में। राजस्थान में एक झील पड़ती है जिसको बोलते हैं सांबर। सांबर झील पड़ती है। कहते हैं कि ये इसके चारों ओर थे, यानी चारों ओर बसे हुए थे। राजस्थान की ये झील किसी एक जिले में नहीं है, ये इसका ज्यादातर हिस्सा है वो आता है जयपुर के अंदर। इसका कुछ हिस्सा आता है वो थोड़ा बहुत अजमेर में भी आता है और थोड़ा बहुत आता है नागौर में। अब प्रश्न क्या आता है, प्रश्न ये आता है कि सांबर झील है वो किस जिले में है। तो डेफिनेटली तो अगर पूछा जाए, डायरेक्ट पूछा जाए तब तो जयपुर होगा। अब अगर पूछा जाए किन किन जिलों में है, तब जयपुर, नागौर और अजमेर इसका आंसर होगा। अब देखो इसके चाहू यानी चारों ओर होने की वजह से चौहान कहलाए। अब देखो जो भी राजवंश होगा उसकी एक निश्चित क्या होगी, राजधानी भी होगी। अब इस राजधानी देखो कहते हैं कि इनकी राजधानी प्रारंभिक कौन सी थी, पुष्कर थी। अब ये बात कौन कहता, अब अलग अलग इतिहासकार है अलग अलग बात कहेंगे। पुष्कर में किसने कहा, पुष्कर किसने बताया, तो इनको पुष्कर बताया था हमीर काव्य के अनुसार या ग्रंथ के अनुसार। हमीर काव्य के अनुसार इसने बताया गया कि ये पुष्कर में थी। इनकी एक अलग ही और भी है, वो बोलते हैं अहि क्षेत्रपुर। अहि क्षेत्रपुर जिसको वर्तमान में नागौर कहा जाता है और हम नागौर जिले के ही निवासी हैं। इसमें नागौर भी बताया है। अब इसमें कुछ भी अलग भी बताया है, कुछ कोई अलग बताता है, कुछ और अलग बताता है। एक ये तो हो गई राजधानियों की बात। अभी तो कुछ नहीं बताया है, अभी सिर्फ इतना बताया है चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार
वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ से हुई, एक बात। दूसरी बात ये कि सांबर झील के चारों ओर होने की वजह से इनको चौहान कहा गया। ये अलग अलग मत मिलते हैं। फिर बताइए, राजवंश है तो प्रसिद्ध एक राजधानी तो बनाएगा वो। राजधानी बनाने के लिए कहा गया, हमीर काव्य में लिखा गया है कि प्रारंभिक चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पुष्कर थी। उसके बाद में कहा गया कि ये कौन सी थी? अहि छतरपुर मानी जाती है। अब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहा गया डस्टर, चलो मिल जाएगा डस्टर। आगे देखो, अगर राजवंश है तो कुलदेवी भी होगी। देखो कुलदेवी आ है सांबर झील। सांबर झील है, इस क्षेत्र को कहते हैं शाकंभरी। क्या कहते हैं? शाकंभरी। यहीं पर है सपादलक्ष, ये क्षेत्र भी इनके राजधानी का क्षेत्र आता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक मंदिर है, एक मंदिर है। किसका है? शाकंभरी माता। किसका है? शाकंभरी माता का। सांबर झील के किनारे किसका मंदिर है? शाकंभरी माता का है। और यही चौहानों की क्या है? कुलदेवी मानी जाती है। ये अपने अपनी कुलदेवी किसको मानते थे? शाकंभरी माता को मानते थे। कौन से वाली को? कौन से वाली को? उसी को। कौन से वाली को? उसी को। कौन सी को? आ शाकंभरी माता। अब इसका भी अलग अलग नाम है टावरों। इन्हें बोला जाता है तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी। इन्हें बोला जाता है देवयानी। वो भी रासो है। माता भी आपका अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। अब चलते हैं हम इसके राजवंश के अंदर जो शासक हुए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन देखो थोड़ा सा कमेंट देख लूं। देखो चलो 1 मिनट में थोड़ा सा कमेंट देख लूं। काई हो रहा, काई हो नहीं आ रहा है, काई को नहीं आ रहा, काई भी को नहीं आ रहा। आगे हो मैंने तो बता दो कि हाँ आवाज ढंग से आ रही है, वीडियो में कोई दिक्कत है? अतरों से बता दो, वीडियो में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा चलो अच्छी बात है, दोनों करेक्ट है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ चौहानों की उत्पत्ति बताई अग्निकुंड से। सांबर झील के चारों ओर होने के कारण चौहान कहलाए। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी स्पादलक्ष थी, अहि क्षेत्रपुर थी, और शाकंभरी भी माने जाते। शाकंभरी वाला क्षेत्र स्पादलक्ष के अंतर्गत आ गया। अब चलो इसको थोड़ा सा साफ है क्या, इसकी वंशावली देख देते हैं। इसके भी कई वंश हुए थे, कई शाखाएं हुई थी, अलग अलग शाखाएं हुई थी। इसमें जालोर के अलग थे। ठीक है, एक शाखा हुई थी नाडोल की, एक शाखा हुई थी रणथंभौर की, ठीक है, एक शाखा हुई थी सिरोही की, और सांबर के अजमेर के चौहान अलग है। अजमेर के चौहान, ये सांबर वाला क्षेत्र अजमेर वालों के अंदर पहले आता है। अजमेर के चौहान हम पढ़ रहे हैं, अजमेर के ही पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद में जालोर, नाडोल, रणथंभौर, सिरोही ये अलग अलग आ जाएगा। अजमेर के चौहानों की शाखा किसने? वासुदेव, वासुदेव नाम का था उस व्यक्ति ने रखी। उसके बाद में जालोर, जालोर में कीर्तिपान, रणथंभौर, रणथंभौर में था गोविंद,
नाडोल में था लक्ष्मण और सिरोही में था लुम्बा। देखो टाबरू, ये चीज तो था रटनी ही पड़सी, ये चीजें तो आपको रटनी ही पड़ेगी। क्यों क्यों रटनी पड़ेगी? इनका क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, इसलिए आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है अजमेर के चौहानों की शाखा या संस्थापक कौन था? अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन था? ये था। जालोर में कौन था? कीर्तिपाल था। नाडोल में कौन था? लक्ष्मण था। रणथंभौर में कौन था? गोविंद था। सिरोही में कौन था? लुम्बा था। अब वो चाहे लुम्बू हो चाहे लुम्बी हो, अपन परीक्षा तक याद रख लो। अगर था कि परीक्षा लागी पास हो गया जरा वो लुम्बो काम मान गो कोई लुम्बी काम मान, दोनों ही काम को नहीं आ। हम पढ़ेंगे वासुदेव अजमेर के चौहान पढ़ेंगे। चलो फटाफट शुरू करते हैं। ये भूमिका बनी थी और भूमिका में हम आगे निकल गए। अब डाबरों को पढ़ागा अजमेर के चौहान। अजमेर में वासुदेव, ये है वासुदेव। इसने क्या किया? कहते हैं कि ये आया और इसने क्या किया? इसने वंश की स्थापना की। जो वंश की स्थापना करता है उसे बोला जाता है संस्थापक। इसे ही बोला जाता है आदि पुरुष, मूल पुरुष आगे बोला जाता है। ओ गुरुजी कण आयो, ओ आयो टाबरो, ओ है वासुदेव। वो कौन है? वो है वासुदेव। वासुदेव है, इसे बोला जाता है। वासुदेव किसका नाम होता है? अजी भगवान हो तो वो शायद कोई है ना। वासुदेव, वासुदेव श्री कृष्ण बोलते नहीं बोलते? हाँ, वही वासुदेव वो नहीं है, लेकिन वासुदेव भगवान है। मान लो भगवान है और भगवान का अपन डाबरू प्रसाद चढ़ावा 51 रुपया में। कता को 51 रुपया में चढ़ावा तो वो एक लगेगा 551। इस इसने ये संस्थापक है, इसने स्थापना की थी 551 ईस्वी। साफ साफ दिख रहा है ना? बस इसके बारे में इतना सा ही है, कुछ नहीं है। इसने वंश की स्थापना की थी, बाकी कुछ नहीं है। दूसरा आता है इसके बाद में एक शासक आता है गुवक। छोटे छोटे एक एक दो दो बात है, बाकी आगे आएंगे मोस्ट और इंपोर्टेंट। तो अब इनकी एक एक दो दो बात है। वासुदेव ने सिर्फ ये संस्थापक माना जाता है, आदि पुरुष मूल पुरुष कहा जाता है इसको। और 551 ईस्वी में इसने अजमेर के चौहान वंश की नींव डाली थी। और गुवक ये था, सामंत था किसका? एक व्यक्ति था नागभट्ट। नागभट्ट था कौन सा? द्वितीय। ओ गुणो गुरुजी, ओ टावरो, ओ गुणो ही खतरनाक आदमी। इसका संबंध था, ये प्रतिहार वंश से, गुज्जर प्रतिहार वंश का था नागभट्ट द्वितीय। उसका संबंध था कौन? गुवक। कहते हैं कि सिक्कर का जो हर्षनाथ का मंदिर है वो इस गुवक ने बनवाया था। सिक्कर में हर्षनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुवक ने की थी। और इसे बोला जाता है सीकर के चौहानों का कुल देवता। कुल देवता रे कुल देविया ही है ना, एक दिक्कत दिया गया सबसे ज्यादा, वो कुल देवता है। समझ में आयो कि? इसके बाद में अगला शासक आता है, दिख रहा है? दिख रहा है? देख लो कमेंट एक बार। कोई करे ही कोई नहीं। है कई कमेंट आए हैं ज्यादा यार, क्या लिख रखा है? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अगला शासक आता है चंदन दास। चंदन दास नाम का कोई शासक है, आता है। उसने
इका एक लुगाई है, इका एक लुगाई जिको नाम हो, वैसे तो मिलता है, अलग अलग मिलता है, वैसे चंद्र प्रभा भी मिलता है, चंद्रकांता भी मिलता है, आत्म प्रभा भी मिलता है, अलग अलग मिलता है। इसके आत्म प्रभा नाम की एक पत्नी थी, उसको रुद्राणी कहा था। कहते हैं कि ये मंदिर में 100 दीपक रोजाना जलाती थी। 100 है, कई हजार भी मिलता है कि 100 दीपक है, कहां जलाती थी? शिव जी के मंदिर में। ये शिव जी, ये शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म यानी कि शैव यानी शिव, तो शिव धर्म को मानता था। और इसकी जो पत्नी थी आत्म प्रभा रुद्राणी, वो उस शिव जी के मंदिर में उनके जो भी था उसमें 100 दीपक रोज जलाती थी। तो होगी बात काबू मोटी मोटी। एक बाद में एक पृथ्वीराज प्रथम भी आयो, लेकिन भी कोई ज्यादा कहानी को नहीं है। अब आता है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। हमने पढ़ लिया वासुदेव संस्थापक था। उसके बाद में गोवक, इसने क्या किया? इसने किया हर्षनाथ का मंदिर बनवाया, सीकरवाड़ा। सीकर के हर्षनाथ का जो मंदिर बनवाया वो गोवक के अनुसार बना हुआ है, वहां पर एक शिलालेख लगा हुआ है उस शिलालेख के अनुसार। उसके बाद में कौन आया? चंदनदास आया, उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था? रुद्राणी था, आत्म प्रभा था। उस आत्म प्रभा ने क्या किया? मंदिर में 100 दीपक जलाए। अब आता है मेन और मोस्ट। मोस्ट है, कौन कौन से बच गए? एक तो बच गया अजय राज, दूसरा आएगा अर्णोराज, इसको बोला जाता है अन्ना जी। उसके बाद में आएगा विग्रहराज, और एक आएगा पृथ्वीराज। ये तृतीय था, पृथ्वीराज तृतीय था ये। इसके बीच में एक और भी आता, एक दो और भी आते हैं, उनकी कोई विशेष बात नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तब। तो आप लोग देखो, ओ बसायो शहर, ओ के करियो, ओ करियो, ओ बनाई झील, और टावरो ओ बनायो झोपड़ो। झोपड़ियो है, झोपड़ी से थोड़ो सो बड़ो है जिसको झोपड़ो या करें। और पृथ्वीराज है, इसको हम विशेषता पढ़ेंगे, ये काफी इंपोर्टेंट उस पर्सन है। यहां से सबसे ज्यादा टूटा होता है, ये मेन चौहान वंश का सबसे मेन शासक ये है। अब देखो अर्णोराज, इसने क्या किया? इसने शहर बसाया, कौन सा? देखो, एक पहाड़ी थी जिसको बोला जाता है बिठली। बिठली नाम की एक पहाड़ी थी। इसने क्या किया? इसने उस पर क्या बना दिया? वो बना दिया दुर्ग। इसने उस पर दुर्ग बना दिया और गढ़ बना दियो। दुर्ग यानी गढ़। और इस पहाड़ी का इसको सम्मिलित रूप से क्या बोलने लगे? गढ़ बिठली बोलने लग गए। इस पहाड़ी का नाम तो केवल गढ़ है, सॉरी बिठली है, और इस पर क्या बना दिया? दुर्ग बना दिया। आया समझ में? अब टाबरो इका अलग अलग नाम मिले। इसने एक कस्बा बसाया या शहर बोल सकते हो, कौन सा? अजय मेरू। कद बसायो गुरुजी? ओ बसायो टाबरो 1113, 1113। इसने शहर बसाया कितने में? 1113 ईस्वी। इसके बाद में, इसके बाद में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं इस शहर की। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। इसे कहा जाता है राजस्थान का हृदय, हार्ट।
इसे कहा जाता है सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला। आई के समझ में? इसे कहा जाता है तारागढ़। ओ लोटा वो अत्ता नाम है, अत्ता नाम है इसका। जिब्राल्टर हृदय, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला, तारागढ़। एक और रह गयो क्या? एक और रह गयो। इससे बोला जाता है राजपुताने, राजपुताने की कुंजी, कुंजी चाबी। ठीक है, अब देखो इसको समझने से पहले थोड़ा सा राजस्थान के मैप पर हम नजर डालते हैं। ये अपना राजस्थान का थोड़ा सा ढंग से बना हुआ मैप है। अठेकर और है अरावली। अजमेर पड़ता है यहां पर। राजस्थान को, इस एरिए को और इस एरिए को, यानी उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान को जोड़ने का कार्य अरावली करती है। और यानी कि यहां से इधर आने वाला और इधर से इधर जाने वाला ये एक ही रास्ता है। ये तो है इसकी स्थिति। यानी जिसको दक्षिणी राजस्थान में आना है वो तो आएगा अजमेर, अजमेर से होकर उसको गुजरना पड़ेगा, चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से, थोड़ा बहुत तो उसको छूना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आई के समझ में? राजस्थान का हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये है राजस्थान के लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में टापरू आपने होया करे हृदय, वो इस साइड में है। वो पहला भी अठे ही हो, लेकिन वो तो नाम दे दियो एक हृदय वाला, तो नॉर्मल से। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, देखो सर्वाधिक विदेश, देखो अब इसके थोड़ा सा अलग अलग, एक और दुर्ग है जिसे बडनेर दुर्ग बोलते हैं, एक ये दुर्ग है जिसे जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला बोलते हैं, दुर्ग बोलते हैं, इधर धौलपुर का किला है, और यहाँ पर अंतिम किला है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पड़ता है चित्तौड़गढ़ का किला। ये है दक्षिणी सीमा का प्रहरी, ये है पश्चिमी सीमा का प्रहरी, ये है पूर्वी सीमा का प्रहरी, और ये है उत्तरी सीमा का प्रहरी। जो भी आक्रमण होंगे सारे इधर से होंगे। सबसे पहले कौन आएगा? और बडनेर राशि बीच का में हनुमानगढ़ का किला सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है। अब देखो विदेशी आक्रमण तो सबसे पहले इसलिए जीतने वाला क्या करेगा? अगर इधर आना पड़ेगा तो इसको सबसे पहले इससे तो टकराना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता तो यही की है, इसको तो जीतना ही पड़ेगा। अब ये क्या करेगा? इसके ऊपर हावी होगा, यानी इसको जीतना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा आक्रमण इसने झेले थे। विदेशी आक्रमण झेलने वाला आ जाए तब तो आ गया हनुमानगढ़ का किला, बडनेर का किला, और उसके बाद में स्थानीय आक्रमण बोले तो ये आ गया अजमेर का किला। अभी होगी तारागढ़ तो बतासिया बाद में, आगे बढ़ जाना, वो तुम्हें थोड़ा सेपरेट आ जाए। राजपुताने की कुंजी, अरे कुंजी तो आप ही होगी, लाठी जानो होगी, तो इन तो जीतनो ही पड़सी। राजस्थान, राजस्थान में ये अजमेर पहले से नहीं था, मतलब आज से नहीं है, पहले से ही था ये। आज के समय में इसको नहीं माना जाता है, ये पुराने टाइम में यानी जो केंद्र बिंदु था वो यही से था, इसी चक्कर से माना जाता है। देखो थोड़ा सा कर दो साफ। राजस्थान का जिब्राल्टर इसे क्यों कहा जाता है? देखो वो है टाब्रो यूरोप, और वो है अफ्रीका। वो है अफ्रीका। अठगर निकले नहर पानी की मान लेते, अठगर टावर बेचा सुना हुआ है,
आना वो तो तान बतावा की आना तो डोड़ बेडोड़ है इतना इतना तो बांगा वोट हो है और कौन पुट एकदम पत्ता तक बांगा वोट हो है मैं कर फोटो करे ने मैं थाने दिखाऊंगा अभी तो टाइम हो रही के दिखाऊं फोटो छोटो पढ़ा आगे इसे कहा गया इसके बीच में जो भी संधि हुई जो इसको जोड़ती है इधर से जाना है तो ये इस क्षेत्र में ये हो गया इधर है भूमध्य सागर देखो ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए जिब्राल्टर के लिए बता रहा हूं थोड़ा सा बाकी ये कुछ नहीं है भूमध्य सागर इधर अटलांटिक सागर अफ्रीका को और सॉरी अफ्रीका को और यूरोप को जोड़ने वाली जल संधि है उसको जिब्राल्टर जल संधि कहा जाता है यानी जुड़ा जोड़ने का काम कर रही है यानी यूरोप वालों का आना होगा तो यही से आएंगे वो यानी कि इस अटलांटिक महासागर को और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम ये क्षेत्र करता है इस क्षेत्र को कहते हैं जिब्राल्टर की संधि ठीक है ये भी जोड़ने का काम करता है और अपना जो राजस्थान का अजमेर क्षेत्र था वो भी जोड़ने का काम करता है क्योंकि अरावली को पार करने के बाद में ही हम दक्षिणी राजस्थान में जाते हैं और इसीलिए उसको कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर तो है टाबू इतनी बात क्या बताया बताया कि अजय राज था कहीं कहीं पर इसका नाम अजय पाल भी मिलता है कहते हैं कि ये जो अजमेर ये गढ़ है ये गढ़ है अजय पाल ने बनवाया था लेकिन बहुत से गाइडों में प्रमाणित यही माना जाता है कि अजय राज ने ही करवाया था अगर अजय राज नहीं हो ऑप्शन में तब आपको देना है क्या अजय पाल बाकी अजय राज ही आएगा ऑप्शन में यही प्रमाणित माना जाता है अजय राज ने क्या किया शहर बसाया कौन सा अजमेर अजमेर बसाया कितने में 1113 में एक बिटलिप नाम की पहाड़ी थी उस पर क्या बनाया गढ़ बनाया देखो राजा सबसे शक्तिशाली वही होता है यानी राज्य को राज करना है तो क्या करेगा सबसे पहले गढ़ बनाना पड़ेगा तो गढ़ बनाने का काम किसने किया अजय राज ने ये कहलाता है चौहानों का वास्तविक संस्थापक वास्तविक संस्थापक कौन था अजय राज संस्थापक कौन था वो था वासुदेव चौहान वास्तविक संस्थापक अजय राज चौहान इसने क्या किया इसने गढ़ बनवाया अजमेर दुर्ग बनवाया और क्या किया ये हो गया बस इतना किया और क्या किया ये मानता था शैव धर्म को ये छोटी सी बात और देखो चौहान लगभग शैव धर्म को ही मानते थे सभी तो नहीं लेकिन लगभग शैव धर्म को ही मानते थे ये था यहां तक का काम अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे की ओर चले देख लिया कमेंट कहीं के रहा है कोई की कोई शिकायत है अच्छा अठिन तो चैटिंग चाल गई है क्या दिक्कत होगी रे टावरो चैट बंद करूं के कहीं के रहा है के चेक करो थे दुखी कर दिया है मिस्टर रोहित क्या हुआ कीर्ति अच्छा रोड़ा क्यों एक मिनट अब बोलो दोबारा बिल्कुल ये एनसीईआरटी और पूरे अधीनस्थ बोर्ड की बुक्स से मैंने प्रिपेयर किया है आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगी डोंट वरी ठीक है देखो आराम से थोड़ा सा और है थोड़ा सा टाइम और लगेगा बस अर्णोराज और करवा दे उसके बाद में आप फ्री हो
देखो ये तो इसकी थी मोटी मोटी और डीपली बात, इससे ज्यादा इसके अंदर से कुछ नहीं पूछा जाता है अभी तक की एग्जाम के अंदर, इससे ज्यादा तो शायद नहीं पूछा गया। ये मैंने अच्छे से चेक किया है। ये शैव धर्म को मानता था, और क्योंकि शैव धर्म को भी मानता था और जैन धर्म को भी मानता था। ये अलग अलग, मतलब अलग अलग मिलते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा और भी है, मतलब वास्तविक संस्थापक है तो वो साम्राज्य का विस्तार करेगा। इसने साम्राज्य विस्तार किया, इसने राजधानी भी अलग चेंज की। इसने राजधानी क्या बना दी? अजमेर बना दी, क्योंकि अजमेर इसने शहर बसाया था ना 1113 में। तो उस 1113 में इसने शहर बसाया और 1113 ईस्वी में ही इसने अजमेर को राजधानी बना लिया। ये था इसका साम्राज्य विस्तार। इसके अलावा क्या मिलता है? इसके अलावा और मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर और क्या रह गया? इसने साम्राज्य विस्तार किया, इसने नरवर्मन को हराया था। हाँ, एक चीज और मिलती है इसके समय में, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, मतलब इसमें सिक्के चलाए थे। सिक्के चलाए थे, चौहान वंश में सिक्के चलाने वाला ये पहला शासक था। बस इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस लास्ट है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अत्रोही है, कुछ ना है। एक बार रिपीट मार दो के रिपीट देखो, चौहान राजवंश है। चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। उसके अलावा सांबर झील के चारों ओर होने के कारण इनको सांबर शाकंभरी के चौहान भी माना जाता है, जो कि अजमेर के चौहानों के अंतर्गत आता है। अजमेर में सबसे पहले वासुदेव चौहान ने की, कब की? 551 ईस्वी में की थी। उसके बाद में गुवक आया, उसने क्या किया? उसने सीकर का जो हर्षनाथ का मंदिर है वो बना दिया। उस मंदिर के बाद में क्या किया? उस मंदिर के बाद में एक चंदन नाम का एक शासक आया था। उसने क्या किया? उस चंदन ने तो कुछ नहीं किया। इसकी एक पत्नी थी, उसके बाद बस इतना ही जानकारी मिलती है। उस चंदन की एक पत्नी थी जिसका नाम रुद्राणी माना जाता है। रुद्राणी लिखा हुआ मिला है। उस रुद्राणी ने शिव जी के मंदिर में 100 भी मिलता है, 1000 भी मिलता है कई जगह। 100 या 1000 है, 100 मिलेगा या 1000 मिलेगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। कई कुछ गाइडें 100 मानती है, कुछ एनसीईआरटी के अंदर उसमें 100 लिखा हुआ है। राजस्थान की जो अधीनस्थ बोर्ड की जो किताब है वो उसको 100 मानती है, एनसीईआरटी नहीं। 100 तो वही मानती है, अधीनस्थ बोर्ड है उसको 100 मानती है। 100 दीपक जलाया करती थी, शैव धर्म का अनुयायी था। उसके बाद में हमने अजयराज पढ़ा। अजयराज ने क्या किया? अजयराज ने महल बना दिया, यानी गढ़ बना दिया। कौन सी, कहां पर? गढ़ बिठली पहाड़ी पर, यानी बिठली पहाड़ी पर उसने बना दिया। उसके बाद में उसने शहर बसाया 1113 के अंदर। ऐसे करके उसके अलग अलग नाम मिलते हैं। जिब्राल्टर कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय आक्रमण झेलने वाला उसको कहा जाता है। इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने साम्राज्य विस्तार किया था और अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अजमेर। और इसने क्या चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। ये थी इसकी बात। ओहो टाबरो अजयराज। अब आ जाओ अर्णोराज। अर्णोराज ओ आपके नाम पर ही झील बना दी। वो झील क्यों बनाई? झील क्यों फैलाई की कहानी सुनी। देखो झील क्यों बनाई। अठे पहाड़ वो, अठे पहाड़ कहता कि भी तुर्का आक्रमण एक काल में लगभग बढ़ गयो। यानी तुर्क है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। अर्णोराज जी हो गया गुस्सा। अर्णोराज जी गुस्सा होकर क्या किया? उन्होंने, इनको गुस्सा आया और उन तुर्कों को ले लिया यहाँ पर। उन तुर्कों को दोनों पहाड़ों के बीच में ले लिया। आ जाओ, काटूंगा मुंदी छुरियों। तुर्कों का आक्रमण हुआ और दोनों पहाड़ों के उनको बीच में ले लिया। अठे बन अच्छा छांग्या, काट दिया। कहते हैं वो तो है नाग पहाड़, वो एक और बड़ा है। सारे बिजली मान लो तो अलग भी बड़ा है ना।
दो पहाड़ों के बीच में तुर्कों का नरसंहार किया। अब क्या करो, आका हाडका ने अब ये खून खान पड़ियो जिको तो वही। अब क्या करो, आंगा हाडका उटका बाढ़ दिया, लेकिन आ धरती है बसण लगी, बदबू देने लगी, आ है बदबू देने लगी। इसलिए क्या करो, अठू एक नदी निकलती। इस नाग पहाड़ से एक नदी निकलती थी जिसको बोला जाता था चंद्रा नदी। चंद्रा नाम से नदी निकलती थी, उसका रास्ता इसने चेंज कर दिया। इसका रास्ता इसने चेंज किया और चेंज करके इस क्षेत्र में ले आई और अठकरिया दीवारा से काट दी। आज इस नदी को या इस झील से आगे इसको बोला जाता है लूणी। लूणी के नाम से फेमस है वो। पहले यहाँ पर इसको चंद्रा नदी बोला जाता है और यहाँ पर ऐसे दीवारें सी कर दी, बांध सा बना दिया और थोड़ा सा निकाल दिया ऐसे ही। यहाँ पर इसका जल रोक दिया, इस क्षेत्र को धो करके साफ करके धो दिया, निकल गया, साफ हो गई, बदबू निकल गई। इस झील ने बना दी टावरों को। कौन बनाई? अन्ना जी। आपके नाम पर ही को नाम रख दियो अन्ना जी या अन्ना सागर झील कहते हैं इसको। इसने सबसे बड़ा काम तो यही किया था। आई के समझ में? कड़ा मारे सर जी, आने पहाड़ा के बीच में कड़ा लिया तो टावरों ए लिया 1137 ईस्वी में। इनका नरसंहार किया था 1137 ईस्वी में। टावरों टाइम क्यों हो नरो तो नहीं हो देख लिया के टाइम हो देखा जी के टाइम हो रहे ना कोने थोड़ो सो देख लियो फिर बस गण। देखो 1137 में किया था। इसका शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1133 से 1155 भी मिलता है, कहीं कहीं पर 50 भी मिलता है, कहीं पर 53 भी मिलता है, सब में अलग अलग मिलता है। इसने एक बाग बनवाया जिसको सुभाष बाग कहते हैं, सुभाष बाग। इसको बोलते हैं शाही बाग। अब देखो टावरों, एक दिन क्या करो, जहांगीर एक लुगाई ही नूरजहां, एक लुगाई ही नूरजहां, और ये नूरजहां की मां थी अस्मत बेगम। और जहांगीर, ये जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने नूरजहां से कहा, क्या कहा? नूरजहां से कहा कि थारी मां तो नावे बनी तेरी बांस मारे बदबू मारे, बदबू। यानी कि जहांगीर ने नूरजहां से कहा कि अस्मत बेगम है यानी मेरी सासू मां है, वो क्या है, उसमें बहुत ज्यादा बदबू है। छी 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 छी, बहुत ज्यादा बदबू आती है। आ रूसगी साहब, आ रूसगी, आ रूस भागी भागी आई और तो कटी जगह मिली को नहीं, पावड़ो नरो, बहुत ज्यादा धूप थी, कोई जगह नहीं मिली। ये आ गई कहां पर? शाही बाग, सुभाष बाग, शाही बाग में आ गई। उस शाही बाग में आई तो इसको थोड़ा सा रियलाइज हुआ, थोड़ा सा महसूस हुआ कि सचनी तो बनी आ रही बदबू। तो इसने क्या किया, इसने वहां पर फूल फूल वूल तोड़े थे, अच्छे अच्छे फूल थे इसमें, और उनका रस बनाया और अच्छे से इसने बेटा है वो कौन याद करे, इसने क्या किया, इत्र का निर्माण कर दिया और सेंट बनाया। आज से लगाया उन्होंने, कॉलेज जाओ जनार, स्कूल जाओ जनार, बाहर निकलो जनार, ये करके लगाओ ने। आजकल तो ये गाने भी चल रहे हैं, तनस कौन सा सेंट मारा काम पाछा पड़ गया सा। हाँ तो वो सेंट है ने, वो कौन बनायो, टावरों भी को आविष्कार करियो वो अस्मत बेगम। कौन करियो? अस्मत बेगम। देखो इसके कुछ नाम मिलते हैं,
इसको बोला जाता है महाराजा धीराज। अच्छा गलत लिख दियोगे, महाराजा धीराज। इसको बोलते हैं परम भट्टारक। इसको बोलते हैं परमेश्वर। परमेश्वर भी कहीं कहीं इसका लिखा हुआ मिलता है। ये था अर्णोराज। आयो के समझ में? इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी मिलती है। अर्णोराज है, इका एक बेटो भी वो मतलब जो चालुक्य गुजरात के जो चालुक्य थे उनके साथ में लड़ाई रहती थी। अर्णोराज तो बेजल लड़े हो गुजरात के चालुक्य के साथ में। गुजरात ये जो अर्णोराज है इन्होंने बहुत 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 ज्यादा मतलब चौहाना पर तो चालुक्य वाला बेजल लगता। एक एक नाम इको काय करवा दियो, सहमति करवा दी। सहमति क्या करवाई? वो आपकी बेटी को ब्याह है, वो चालुक्य राजा था कुमारपाल, उसके साथ में, इसलिए अपनी बेटी का विवाह कर दिया और इनको क्या कर दिया? शांत कर दिया। एक बार हम अति जानकारी मिल गई। आई की समझ में? थोड़ा सा कमेंट देख लेंगे, कोई पाछा तो कोई नहीं लग गया है। अच्छा अभी तो चलने दो सर जी, क्लास चल रही है जी, चल रही है, कोई दिक्कत कोई नहीं। साफ तो दिख रही है ना, बस अति सी बता दो, साफ दिखनी चाहिए। क्लास चल रही है, क्लास में कोई दिक्कत कोई नहीं, बता दो सही चल रही है कोई नहीं। यस बस और तो चाहिए क्या बस। अर्णोराज अन्ना जी इसने झील बनाई 1137 के अंदर। किस नदी के पानी को रोक करके? चंद्रा नदी के पानी को रोक करके, जो वर्तमान आगे जाकर लूनी कहलाती है। और तुर्कों का नरसंहार किया था, उसको साफ करने के लिए बनवाई थी, सुभाष बाग बनवाया था, जिसके अंदर अस्मत बेगम कौन? नूरजहां की माँ, नूरजहां के पति की सास। नूरजहां के पति कौन था? जहांगीर। जहांगीर की सास कौन थी? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने इसने क्या किया? शाही बाग में इत्र का निर्माण किया। इसको महाराजा धीराज कहा जाता है। अच्छा डाबरी में एक छोटा सा निर्माण और देख लो। ये था, एक था पुष्कर, अजमेर में ही ना। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था इसने। पुष्कर झील के किनारे वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अजमेर में शिव मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। बस अत्रोई। अब आगे शासन मिलेगो बिको कार्यकाल है टाबरो 1153 में मिलता है ना, तो 1155 का लगभग मिला अभी को शुरू। तो 1155 से 1163 53 लगभग ऐसा ही मिलता है, 50 53 कुछ कंटेस्ट नहीं है। और अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी एग्जाम है उसमें जो एक्चुअल डेट है ना वही पूछी जाती है। आज तक किसी भी एग्जाम के अंदर हल्दी घाटी की हल्दी घाटी की डेट नहीं पूछी गई। अगर पूछा गया है तो सिर्फ सन पूछा गया है। हल्दी घाटी युद्ध की सन पूछी गई है, सिर्फ कुछ नहीं पूछा गया है। ठीक है, इतना ही पूछा गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। डेट कभी नहीं पूछी जाती। डेट अधीनस्थ बोर्ड तभी पूछता है जब वो क्या हो? एक्चुअल डेट हो। क्या हो? एक्चुअल डेट हो तभी पूछता है। अतरी बात है। अब क्या करो? साफ है? आ लियो, ओ लियो, ओ लियो, उगी दिखा आता है तो साफ है। चलो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक सिंपल प्रिपरेशन के लिए मैंने क्लास स्टार्ट की है टीचमेंट ऐप पर। इस पर आपका कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लिया जाता है, एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको
अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से ये चीज बताई गई है। ऐसा ही नहीं है मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा, मैं ये सब चीजें आपको लिखवाऊंगा भी अलग से, आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, आप लिख लेना। आई के समझ में है? अगर देख ले थोड़ा सा काई है। हाँ अच्छा, हाँ को मैसेज आ रही है, दिखाओ रहा है टावर 8 बज गया, 1 घंटा हो गया, आग तक नहीं हो आज ना, तो लिखवा दू थोड़ा सा। देखो इसका शासनकाल लगभग 50 माना जाता है, वैसे कहीं 53 भी मिलता है, लेकिन ये है 53 से मिलता है, यानी कि 50 से 53 के बीच में ऐसा क्या हुआ जो वंशावली में मिलता ही नहीं है। कहीं इसका विवरण ही नहीं है कि 3 साल क्या हुआ कि 3 साल बाद में आगे वाला शासक बड़ा था, ऐसा क्या हुआ था। तो देखो ये 3 साल जो शासन करने वाला था कौन था, इसका एक बेटा था जिसका नाम था जयदेव, इसको बोलते हैं जगदेव, दोनों नाम आता है लेकिन ज्यादातर जगदेव आता है। मैं दोनों हर चीज जो एक्चुअल नहीं होगी वो चीज मैं जरूर बताऊंगा। इसमें दो नाम मिलते हैं जगदेव और जयदेव, दोनों जगह है, सबसे ज्यादा जगदेव आता है, तो आप इसको मान सकते हो कौन सा, जगदेव मान सकते हो। ओके करियो, ओके करियो, आप अगर बाप ने टपका दिए, जाओ। ये हो गया था, ये जगदेव था या जयदेव था, इसने अपने पिता अण्णाजी अर्णोराज को मार दिया था, और इसे कहा जाता है चौहानों का पितृहंता। चौहानों का पितृहंता इसको कहा जाता है। देखो चौहान लगभग लगभग सब में पितृहंता है, पिता की हत्या करने वाला पितृहंता कहलाता है। चौहानों में पितृहंता जगदेव है, जिसके जयदेव भी कहते हैं। मेवाड़ है, मेवाड़ हम जब पढ़ेंगे तब बता दूंगा, लेकिन अब वैसे देख लो, मेवाड़ के अंदर उदा था जिसने कुंभा की हत्या की थी, ठीक है, वो मेवाड़ का था। मारवाड़ में कौन था, मारवाड़ में मालदेव था, मैं से मारवाड़, माँ से मारवाड़ और माँ से मालदेव, ये था। अब देखो थोड़ा सा लिखवा दू, घणो भी टाइम न हो गया आज तो पढ़ाता पढ़ाता, थोड़ा से लिखवा दू, कह दो तो कमेंट कर दो, देखो के है के नहीं है कद का रहा भाई, करो रे। वॉट एवर यू विश वुड बी ए गुड स्टूडेंट ही राइट्स डूइंग। चौकी बात है, बहुत चौकी बात है। आ तो होड हुए ही कोनी, बहुत अच्छी बात है। मेरे को अब बताओ अच्छे से भाई, लिखवाऊं या कल लिखवाऊं, आज ही लिखवावा या कल लिखवावा, बता दो दिखाई। देख रहे कौन कौन है, लिखवाए या रहने दे, यस और नो। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आज का चौहान वंश है यहीं पे खत्म होता है। एक बार रिपीट देख लो, वासुदेव चौहान था, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में वंश की स्थापना की। उसके बाद में गुवक आया जिसने हर्षनाथ मंदिर बनवाया। उसके बाद में चंदन दास आया, उसकी पत्नी का ही व्याख्यान मिलता है। उसके बाद में अजय राज आया, अजय राज ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने शहर बसाया और गढ़ बनवा दिया और साम्राज्य विस्तार कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अन्ना जी आए, अन्ना जी ने क्या किया, अन्ना सागर झील बनवा दी अपने नाम पर।
ठीक है। उसके बाद में वराह मंदिर बनवाया था। इसकी कई उपाधियां भी मिलती है। इसने तुर्कों का नरसंहार किया था। चंद्रा नदी के पानी को रोक करके आना सागर झील बनवाई थी। ठीक है। और उसके बाद में ये इसका बेटा जगदेव है, वो पितृहंता शासक है। इसके बारे में इतनी की जानकारी मिलती है। मिलती नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल से मिली है कि ये पितृहंता शासक है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में एक ऐसा है कि राजस्थान में कोई भी चीज, यानी कि जो पिता की हत्या करता है, जो जिस पर कलंक लगा होता है, वो इतिहास के अंदर नहीं दोहराया जाता है। इसलिए जगदेव को किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। एक जगह इसकी जानकारी मिलती है, तो वो सिर्फ इतनी मिलती है कि इसने अपने पिता की हत्या की थी और इसलिए क्या है, पितृहंता है। वैसे वो जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो 3 साल था, इसके बेटों का इतिहास उठा के देखा जाए तो ये इसमें बताया गया है कि इसका जो बेटा था उसका इतिहास नहीं मिला है। जिसका इतिहास नहीं मिलता है, इसका मतलब वो शासक, उस पे कलंक लगा हुआ था, पितृहंता था, पिता की हत्या की होगी उसने, इसलिए उसका उसका वो सब है, गुणगान है, उस शासन काल है वो नहीं मिलता है। और आगे का शासनकाल 1153 से शुरू होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते रहिए, कल मिलेंगे फिर से वही 2 बजे अपने इंडियन ज्योग्राफी क्लास के साथ में, भारत भ्रमण विद ग्रुप। नमस्कार, जय हिंद।